नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आपका अपना पर्सनल फाइनेंस शो, जिसमें हम आप ही के प्रश्नों के ऊपर आपको नजरिया देने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको दिलाते हैं किस तरीके से पर्सनल प्लानिंग करके चल सकते हैं, लंबी अवधि में कौन से विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर हैं और सेविंग्स कहाँ करें, इसी मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। और आपके प्रश्न भी उठाएंगे जिनका जवाब हमारे साथ स्टूडियो में देने के लिए मौजूद हैं हर्षवर्धन रूंगटा जी, रूंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वो शो का एक हिस्सा बन सकते हैं और अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। सेविंग्स से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो आप, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट या फिर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आपने ऑलरेडी कर ली हो और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो, तरीका काफी सिंपल है। moniguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें और साथ ही साथ आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, SAVE सेव लिखें और अपना प्रश्न हमें लिखकर भेज दें 57575 पर। चलिए, विनोद जी हमारे साथ इस समय गुजरात से लाइन पे हैं प्रश्न पूछने के लिए। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। सर, मैं एक नया म्यूचुअल फंड SIP शुरू करना चाहता हूँ। जी जी। और उसके लिए मैंने FMCG, बैंकिंग एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप सजेशन कर पाए कौन सा अच्छा रहेगा? इंडेक्स फंड के बारे में बात करो, बैंकिंग, FMCG या फिर फार्मा फंड? और तीनों में से कोई एक ऑप्शन चाहिए। और दूसरा, रेलिगर का बैंकिंग फंड कैसा है? जी बिल्कुल, थोड़ा आइडिया चाहिए था। बिल्कुल ठीक। और आपने जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया है उसमें पहले से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, PPF में भी आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो आप नया SIP खोलेंगे, कितनी राशि इसमें डालना चाहते हैं? 2000 सर। चलिए, आपको जरूर नजर दिलाते हैं। इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए निवेश करिएगा। यहाँ पर SIP के जरिए जो आप निवेश कर रहे हैं उसको बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू करेंगे, तब जाके काफी बेहतर मुनाफा आपको आ सकता है। पर रूंगटा साहब, आपको यहाँ पर जो पोर्टफोलियो भेजा गया था जिसमें HDFC टॉप 200, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स, इनफैक्ट PPF में भी कंट्रीब्यूट करते चले जाते हैं हर महीने, तो काफी बेहतर पोर्टफोलियो उन्होंने बना रखा है। तो क्या मानते हैं, इंडेक्स फंड की इनके पोर्टफोलियो में जरूरत है? कौन सा इंडेक्स फंड अगर आप चाहें तो इनके पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देंगे? हालांकि इनकी नजर है लेकिन बैंकिंग फंड पे है। विनोद जी, पहली बात, आपने जो पोर्टफोलियो बना रखा है वो पोर्टफोलियो अच्छा है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपने अभी FMCG फंड, बैंकिंग फंड और फार्मा फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि तीनों सेक्टर फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। आप सेक्टर फंड्स में तभी निवेश करिए जब आप वो सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप FMCG फंड में इन्वेस्ट करते हैं या बैंकिंग, आपको ये जानना होगा कि वो सेक्टर में जितने रेगुलेशंस आते हैं या कोई चेंजेस होते हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप उसमें निवेश या एग्जिट कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, बैंकिंग फंड में RBI की पॉलिसीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, उनसे उसकी वजह से काफ़ी प्राइस में बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखेंगे कि उसमें उतार चढ़ाव होता है। तो अगर आप सेक्टर फंड में करना ही चाहते हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि आप FMCG फंड में करिए। ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो है जब हम उसे फार्मा और बैंकिंग फंड से कंपेयर करते हैं। अगर हम अभी बैंकिंग फंड, FMCG फंड एंड इंडेक्स फंड में कंपेयर करेंगे, इंडेक्स फंड एक 30 या 50 स्टॉक्स का बास्केट है जो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है। सो प्रायोरिटी लिस्ट में आप देखेंगे, पहला मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इंडेक्स फंड में करिए। अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं और ये सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं, तब आप FMCG चूज करिए। और अगर और भी आप एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तब आप शायद बैंकिंग करिए। फार्मा एक बार अवॉइड करिए, क्योंकि वो सेक्टर थोड़ा, उसकी जो प्राइसिंग है, जो उनके फॉर्मेशन और जो वर्किंग है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू दीज कैटेगरीज। यही मेरा ऑर्डर रहेगा, पहला इंडेक्स फंड, नहीं तो FMCG और देन बैंकिंग। पर रूंगटा साहब, जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया है, जो फंड्स उन्होंने शामिल किए हैं, उसमें बने रहें या फिर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है इन्हें? जी नहीं, जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो अच्छा है, इनका एलोकेशन भी अच्छा है। इन्होंने गोल्ड, लार्ज कैप, मिड कैप और PPF, ये जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है वो ठीक है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अगले व्यूअर की ओर बढ़ते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ पटना से लाइन पे हैं प्रश्न पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। कुछ दिक्कत फेस करने को मिल रही है आपको? हमको आपने ऐसा लिखा है। हाँ सर जी। दिक्कत ये था कि एक ब्रोकिंग फर्म है, वो ब्रोकिंग फर्म जो है बिना ऑर्डर का उसका डीलर जो है ये शेयर की खरीदारी कर लिया था। आपसे बिना पूछे आपके खाते में? जी जी जी। और तकरीबन हमको एक हम जब उसके पास 2 महीना बाद पहुंचे तो मेरा बैलेंस जहाँ पे 1,90,000 रुपये था वो घटकर 1,90,000 से रह गया था। अच्छा जितेंद्र जी, आपने कुछ जब अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, तो कुछ
पीएमएस जैसी सर्विस तो नहीं अवेल कर ली जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बोलते हैं? हाँ हाँ, तो शेयर खान में डीमैट अकाउंट था मेरा। नहीं, जितेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चूज की है कि नहीं, जिसमें आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ब्रोकर को? नहीं, पोर्टफोलियो किया था जी। पोर्टफोलियो में जैसे क्या कहते हैं कि एफएमसी का किए थे, आईटी के लिए थे, हाँ। कुछ बैंकिंग का जैसे हिंडाल्को लिए थे और रिलायंस लिया हुआ था। नहीं, ये आपने खुद चूज किया था कि या फिर ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे आपने कुछ साइन करके दिया था लेटर पावर ऑफ अटॉर्नी का? नहीं, हमने हम जो थे उसके बिहाफ में काम कर रहे थे पहले शेयर खान में। हाँ। ठीक है, तो हम जो है क्लाइंट को देख रहे थे, लेकिन हम कुछ कारण से शेयर खान को छोड़ दिए। चलिए आपको नजरें दिलाते हैं ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। यहाँ पर एक तो यहाँ पर जब साइन करते हैं ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो काफी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि वो कर क्या रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन पे भी कभी कभी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है और ग्राहक को उतना ज़्यादा पता नहीं होता, ब्रोकर उनके बिहाफ पे कर रहा होता है। पर ओवरऑल इन्होंने ऑब्वियसली साइन करके दिए होंगे जिसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। पर कैसे देखते हैं, कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए कि वैसे जब भी इन्होंने कॉल की अगर इन्होंने खुद यहाँ पर शेयर्स खरीदे होंगे तो ऑब्वियसली वो कॉल का रिकॉर्ड ब्रोकर के पास होगा, कैसे चेक कर सकते हैं और ओवरऑल आप इनके पास क्या विकल्प मौजूद है, क्या सेबी को शिकायत कर सकते हैं ये? वेल रजत जी, पहली बात तो ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि ब्रोकर ने इनके जो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस किए हैं इनका अथॉरिटी उनको दिया गया था कि नहीं। तो अभी भी जो आपकी जो इंटरेक्शन जितेंद्र जी से हुआ है उसमें ये वो पहले एस्टैब्लिश करें कि उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में एनरोल किया है या उन्होंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी है जिसके बेसिस पे ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सो 99% इन माय ओपिनियन कि यही दो तरीका होगा जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। तो जितेंद्र जी को पहले जाके ये पता करना चाहिए और फिर अगर ये पता करने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों सर्विसेज नहीं ली गई हैं और फिर भी इनके शेयर्स में ना ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, तभी डेफिनेटली सेबी और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दोनों में कंप्लेन कर सकते हैं, नॉट ओनली सेबी बट इवन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इनके जो कंप्लेन कर सकते हैं वो है सेबी का एक डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल में सेल है, उनका जो टोल फ्री नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा इनको, नहीं तो ये सेबी की वेबसाइट पे भी ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं जिनका वेबसाइट का आईडी है scores.gov.in। अगर ये वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। इनका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी अगर नुकसान है तो वो उनको अवार्ड क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें रिफंड किया जाए। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक छोटे सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मनी गुरु में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के आपके सेविंग से जुड़े प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए, आपकी पर्सनल फाइनेंस में आपकी मदद करने के लिए। और आप भी शो का हिस्सा बने, अपने प्रश्न हमारे पास भेजें। तरीका काफी सिंपल है, moniguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें मेल के साथ साथ। और साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, SAVE सेव लिखें और अपना प्रश्न हमें लिख के भेज दें 57575 पर। महिपाल जी हरियाणा से लाइन पे हमारे साथ। महिपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। नमस्कार सर जी। जी सर जी, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं NPS में मेरा अकाउंट है तो उसमें जो सैलरी कटती है 10% जी, और इतनी ही राशि गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में डालती है। जी बिल्कुल, बेसिक और डीए का 10%, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो जो गवर्नमेंट हमारा 10% डालती है उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका भी इनफैक्ट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें यहाँ पर टैक्स डिडक्शन तो है 80CCD के तहत, पर जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट लिमिट वो 80C की जो लिमिट होती है 1 लाख की लिमिट, उससे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यानी ऑलरेडी अगर आपने PPF में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी गिना जाएगा। पूरा 1 लाख का ही आपके पास लिमिट है यहाँ पर NPS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रुंगटा साहब, जो उनका प्रश्न है, इनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किस तरीके से टैक्स बेनिफिट मिलेगा और स्कीम कितनी बेनिफिशियल है? क्या यहाँ पर इनको लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए स्कीम में? वेल रजत, पहली बात यह है कि जो कंट्रीब्यूशन NPS में जा रहा है वो ATC में, जैसे आपने पहले ही बता दिया, ATC में उसका कंट्रीब्यूशन गिना जाता है और 1 लाख की लिमिट तक उसमें डिडक्शन उनको मिलेगा। जहाँ तक स्कीम फीचर्स की बात है, ये एक अभी 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉयड हुए हैं उनका जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में चला गया है। एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए इनके कंपल्सरीली इनको NPS में ही करना होगा।
और स्कीम भी बहुत बेहतर है, इसके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ये इसमें बने रहें और निवेश करते रहें, रिटायरमेंट के टाइम पे इन्हें पेंशन इनके ये फंड में से मिल जाएगा। चलिए अब बने रहिए, लंबी अवधि में फ़ायदा ही होता हुआ नजर आएगा और आपको टैक्स बचत का भी फ़ायदा हो रहा है अपनी कंट्रीब्यूशन पे भी और साथ ही एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी। चलिए इसी बीच हमारे साथ PS यादव जी हरिद्वार से जुड़े हैं। यादव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर जी यादव साहब अपना प्रश्न पूछिए, आपने PPF के ऊपर सवाल भेजा है। हाँ सर जी, मैं PPF में सालाना 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ सर। सालाना 50,000 करते हैं और आप क्या करना चाहते हैं? PLI में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? PLI में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता कि कैसा होगा। अच्छा, और यादव साहब आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी, मैं वेल में रहता हूँ। अच्छा, और साथ ही आपने कुछ बीमा लिया है, टर्म पॉलिसी या फिर किसी तरीके का बीमा ले रखा ऑलरेडी? कोई बीमा नहीं सर जी। यानी ATC के तहत सिर्फ आप इस समय PPF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहीं आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी 1 लाख की लिमिट अभी पूरी अवेल नहीं करी आपने? नहीं, PPF में 50,000 चलाना और BPF में 25 और PF का मिला के टोटल 1 लाख का सेविंग में कर रहा हूँ। रूंगटा साहब फिर अब इनको क्या सलाह देंगे, अब इनको कैसे पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए? ATC की लिमिट इनकी खत्म हो चुकी है। वेल जो इनका सवाल है, पहली बात जो PPF में निवेश कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो PPF में वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने PLI की बात की है, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हैं, अगर ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये होगा कि ये LIC या दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें प्रोडक्ट के जो कंपैरिजन्स करें और उसमें से कोई प्रोडक्ट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत रेगुलरली अपडेट होते हैं, इनमें इनोवेशन हो रहे हैं, लॉन्चेस होते हैं। PLI क्या है, बहुत पुरानी स्कीम्स हैं, उसमें कोई नई स्कीम्स इन दिनों ऐड नहीं हुई है। इन्हें ट्रैक करना, मॉनिटर करना इनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कंसिडर करें। अब मैं इनकी एज देख रहा हूँ विच इज़ 27 ईयर्स ऑफ एज। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे अगर करना चाहते हैं तो ये बेटर होगा कि ये इंश्योरेंस ना कंसिडर करके कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम चूज़ करें। ये इक्विटीज़ में कर सकते हैं या कोई डेट फंड में कर सकते हैं। ज़रूरी है कि ये समझें कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो एक नॉन इंश्योरेंस स्कीम में अगर करेंगे तो इनके लिए शायद बेहतर होगा। इक्विटी अगर चूज़ करते हैं तो वो इनके लिए बेटर होगा। ATC का बेनिफिट इन्होंने पूरा ले चुके हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। बेहतर होगा कि म्यूचुअल फंड्स में ये SIP शुरू करते चले जाएं और यहाँ पर SIP के जरिए अच्छी खासी राशि आप लंबी अवधि में जुटा सकते हैं। उम्र भी आपकी काफ़ी कम है, तो HDFC टॉप 200 ICICI फोकस ब्लू चिप, IDFC प्रीमियर इक्विटी, HDFC प्रूडेंस, UTI अपॉर्चुनिटीज जैसे फंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबी अवधि में अगर SIP करेंगे म्यूचुअल फंड्स में तो काफ़ी बेहतर राशि अपने पोर्टफोलियो में आप जुटा पाएंगे। तो अब आपको म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करना चाहिए और SIP आप शुरू कर सकते हैं। चलिए इस नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक मनी गुरु में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन रूंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के और आपके प्रश्नों के ऊपर, आपके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, पर्सनल प्लानिंग के ऊपर आपको एडवाइस दे रहे हैं और साथ ही आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट या फिर बॉन्ड्स के ऊपर, तो करना सिर्फ आपको ये है, हमें एक मेल लिख सकते हैं moneyGuru@ZeroNetwork.com हमारा मेल ID है, या फिर आप हमें SMS करें, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें और अपना प्रश्न हमें लिख कर भेज दें 57575 पर। आपको एक्सपर्ट एडवाइस लाने की कोशिश करें। बलविंदर जी का प्रश्न लेते हैं, दिल्ली से ही मिल के जरिए आया है और डेट फंड्स के ऊपर इनका प्रश्न है। रूंगटा साहब उम्र बताई है इन्होंने 50 साल और ऑलरेडी शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने ऐसा लिखा। और आप जानना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कौन से डेट फंड्स शामिल कर सकते हैं। एक तो पूरे ही डेट फंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, पर कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। लिक्विड फंड्स, इनकम फंड्स जैसे कैटेगरीज हैं। इनकी आय के हिसाब से इस समय बाजार की सिचुएशन को देखते हुए क्या आप मानते हैं कि बैंक FD सही रणनीति होगी यहाँ पर चूज़ करने के लिए? वो काफ़ी बेहतर हो सकता है, हालांकि इनके टैक्स स्लैब के ऊपर भी वो निर्णय निर्भर करेगा, पर ओवरऑल इनकम फंड्स कैसा इस समय विकल्प है, क्योंकि ब्याज दरें घटने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और कितने अवधि तक इनको बेहतर रिटर्न मिलते चले जाएंगे? कौन से डेट फंड्स टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चूज़ कर सकते हैं? रजत, पहली बात यह है कि अगर ये डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, इन्हें एक एसेट एलोकेशन प्लान ज़रूर बनाना चाहिए कि इनका, क्योंकि 50 इयर्स के ऑलरेडी हैं, अगर इनके पास जो टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का है अप टू रिटायरमेंट वो बहुत छोटा है, तो इन्हें ज़रूरी है कि ये बहुत ही प्रूडेंट एसेट एलोकेशन प्लान इनके पास हो कि जितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए।
अभी आपके हम अगर सवाल का जवाब दें जो है कि अगर अभी जो ब्याज दरों का जो एस्टिमेशन है कि ब्याज दर और घट सकती है, कल की मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम शायद देख सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हो, तो अभी जो पीरियड 1 साल का होगा इसमें ये ज़रूरी है कि अगर हम डेट फंड अगर चूज़ करते हैं तो उसे थोड़ा एक्टिवली मॉनिटर करें। अगर ब्याज का जो घटने का असर आपके इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं हो रहा है तो शायद जो पर्पस है वो मिस हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें, पहले आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स चूज़ करिए, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास एक डिस्क्रिशन होता है कि ड्यूरेशन आपका बढ़ा सकता है, घटा सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप डायनामिक बॉन्ड फंड को ट्रैक करिए, दूसरा इनकम फंड, और तीसरा है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। सो अगर ये ऑर्डर में हम करें तो 1 ईयर एंड अबव के लिए डायनामिक बॉन्ड फंड्स हो गए। SBI का डायनामिक बॉन्ड फंड एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, और उसके नीचे अगर आपको करने हैं तो आप इनकम फंड या शॉर्ट टर्म फंड्स को चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल रोंगटे साहब, FMPs क्या विकल्प है? यहाँ पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी होता है, तो FMPs क्या ठीक रहेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? एब्सोल्युटली, अगर FMPs अगर कोई निवेशक अभी चूज करता है तो इन्हें डबल इंडेक्सेशन के भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो FMPs अगेन एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स के जो मूवमेंट्स हैं उनका फायदा डायरेक्टली नहीं होगा आपको। ये आज आप जब निवेश करते हैं, जो फंड है वो उसी मैच्योरिटी के पेपर्स आज लेके रख देता है एंड होल्डिंग अप टू मैच्योरिटी, तो जो ब्याज दर का जो घटने का फायदा होगा वो आपको शायद FMP में नहीं मिले, लेकिन FMPs अदरवाइज इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है अगर आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर करते हैं तो। चलिए रोंगटे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन होने के लिए और दर्शकों के सवालों के ऊपर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी ग्रुप से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।